लेकिन रतनपुर गांव के एक छोटे से घर में भूखमरी का तूफान दस्तक दे रहा था। झोपड़ी के अंदर रामू काका एक फटी हुई खाट पर कंबल ओढ़े लेटे हुए थे। वो लगातार बुरी तरह से खांस रहे थे। राजू भी उदास होकर उनके पास बैठा हुआ था। बाहर बादलों के गरजने की आवाजें आ रही थी। रामू काका की तबीयत बहुत खराब थी। तभी उन्होंने बुरी तरह खांसते हुए कहा, अरे राजू बेटा, पानी, तनक पानी देना रे बाबा। राजू ने पानी का गिलास आगे बढ़ाते हुए कहा, बाबू संभलो, तुम इतनी फिक्र काहे करते हो? लो, 2 घूंट पानी पियो। वैद्य जी ने कहा था कि इस बार की ठंड और बारिश तुम्हारे फेफड़ों के लिए ठीक नहीं है। बेटा, वैद्य जी की दवा तो ठीक है, पर उस अंग्रेजी डॉक्टर ने जो 5000 की गोलियां लिखी है ना, वो कहां से आएंगी? हमारी कपास की खड़ी फसल तो पिछले हफ्ते के ओलों ने बर्बाद कर दी। अब घर का चूल्हा कैसे जलेगा? और मेरी दवा? मुझे लगता है कि इस बार ये सावन मुझे अपने साथ बहा ले जाएगा। राजू की आंखों में आंसू आ गए। ऐसी अशुभ बातें मत बोलो बापू। जब तक तुम्हारा ये बेटा राजू जिंदा है, तुम्हें खरोंच तक नहीं आने देगा। तुम बस आराम करो। दवा के पैसों का इंतजाम मैं करूंगा, चाहे मुझे आसमान पाताल एक क्यों ना करना पड़े। राजू झोपड़ी के टूटे हुए दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। बाहर तेज हवा चल रही थी। बारिश की बूंदें सीधे उसके चेहरे पर गिर रही थी। राजू चुपचाप खड़ा था। फिर उसने आसमान में चमकती बिजली को देखा और अचानक उसके आंखों में एक नई चमक आ गई। अरे दादा, हम भी कितने बड़े बुड़बक हैं। जो आसमान से बरस रहा है वो आफत नहीं है, वो तो नोटों की गड्डी है। इस कड़कड़ाती ठंड, कीचड़ और मूसलाधार बारिश में रतनपुर गांव के लोगों को सबसे ज्यादा किस चीज की तलब उठती है? कड़क अदरक वाली चाय और खस्तेदार गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े। बस कल से ही चौराहे के बरगद के नीचे राजू की स्पेशल पकौड़ा टपरी चालू। अगली रात राजू अपना ठेला लेकर गांव के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आ गया। आसमान में बिजली कड़क रही थी। राजू ने चूल्हे पर एक बड़ी कढ़ाई रखी जिसमें सरसों का तेल खौल रहा था। वो एक बड़े परात में बेसन, कटी हुई हरी मिर्च, ढेर सारा प्याज और अजवाइन का घोल करने लग जाता है और फिर पकोड़े तलने लग जाता है। आया सावन झूम के, पकौड़े खाओ चूम के, हरी मिर्च का झटका है, बेसन का ये मटका है। तभी वहाँ मंगत राम आ जाता है। उसे राजू के ठेले से आती हुई खुशबू अपने और खींच लेती है। वह हाथ में छाता लिए ठेले के पास पहुँच जाता है। जैसे ही उसकी नजर गर्मा गर्म पकौड़े पर पड़ती है, उसके मुंह में पानी आ जाता है। अरे दादा रे दादा, ये कहाँ महक रहा है बे चौराहे पर? खुशबू सीधे हमारे नथुने से घुसकर फेफड़ा चीरती हुई कलीजवा में लैंड कर गई है। राजू, ओ राजू भाई, ये कढ़ाई में का तैर रहा है रे? आइए आइए मंगत भाई, सावन की पहली फुहार है और राजू के हाथ का स्पेशल तंदूरी प्याज का पकौड़ा तैयार है। एक टुकड़ा मुंह में डालोगे तो अंदर का सारा सिस्टम तृप्त हो जाएगा। मंगत राम ने अपना छाता एक तरफ रखकर कहा, अरे तनक, ज्यादा बकर बकर मत करो, जल्दी से एक पत्तल लगाओ। देखे तो सही कि आपकी बातों में ही दम है या बेसन में भी कुछ जादू है। राजू ने फटाफट केले के पत्ते पर सुनहरे रंग के गर्मा गर्म पकौड़े निकाले। उसने उन पर लाल मिर्च और आमचूर का अपना खास मसाला भी छिड़क दिया और साथ में 2 तली हुई मिर्च भी रख दी। मंगत राम ने बिना रुके पकौड़े खाए और अचानक उसकी आंखें फैल गई। उसके मुंह से भाप निकलने लगी, लेकिन उसने पकौड़ा थूका नहीं। वो खुशी से चौराहे पर नाचने लगा। अरे बुढ़ऊ की कसम, राजू, ये पकौड़ा नहीं है रे, ये तो जन्नत का वीआईपी पास है। बाहर से एकदम कुरकुरा और अंदर से प्याज इतना मीठा कि क्या कहें। तरह की कुल्हड़ चाय भी डालो ताकि पकौड़ा सीधे गोडाउन में जाके सेट हो जाए। तभी उधर गांव के मुखिया जी आ जाते हैं। उनके पीछे उनका चमचा कालू भी आ जाता है। कालू हाथ ऊपर करके मुखिया जी के ऊपर छाता पकड़े था, जबकि वह खुद पूरी तरह भीग रहा था। मुखिया जी अपनी भारी तोंद हिलाते हुए कीचड़ से बचकर राजू के ठेले तक पहुंचे।
कीचड़ को देखकर मुखिया जी ने गुस्से में कहा, अरे ओ मंगत, इस कीचड़ में खड़े होकर क्या सांड की तरह उछल रहे हो? रास्ते से हटो, हमें पंचायत की बैठक में जाना है। सारा कीचड़ हमारे कुर्ते पर उड़ा दोगे क्या? मंगत राम हाथ में पकौड़ा लिए भागते हुए मुखिया जी के पास आ गया। अरे मुखिया जी, पंचायत की बैठक को मारो गोली, पहले इस राजू के पकौड़े की गोली खाइए। अगर जीभ का ताला ना खुल जाए तो इस मंगत की मूंछ मुंडवा देना। मुखिया जी ने शक की निगाहों से राजू की टपरी को देखते हुए कहा, ये कल का लौंडा राजू, इसकी इतनी मजाल कि ये हमारे सामने दुकान खोल ले। लाओ जरा, हम भी देखें कि इस मिट्टी के ढेले में कितना दम है। राजू एक साफ सुथरे कुल्हड़ में चाय और एक सजी हुई पत्तल में पकौड़े रखकर उनके सामने पेश करता है। मुखिया जी, आपके कदमों की धूल इस टपरी पर पड़ी, हमारा तो सावन धन्य हो गया। जरा चक्कर बताइए, कमी हो तो इस दास को डांट लीजिएगा। मुखिया जी ने अकड़ के साथ एक पकौड़ा उठाकर मुंह में रखा। उसे खाते ही उनकी आंखें बड़ी हो गईं। उन्होंने खुशी से कालू से कहा, अरे अरे वाह कालू, ओ कालू, सुन रहा है रे? क्या स्वाद है! ऐसा कड़क मसाला और ऐसा कुरकुरापन तो हमने अपनी ससुराल में भी नहीं खाया था। राजू बेटा, टपरी तो तूने कमाल की लगाई है। सुन, पंचायत की बैठक रद्द, आज की पूरी पंचायत यहीं बैठेगी। कालू, तुरंत घर फोन कर और कह दे कि आज रात का खाना नहीं बनेगा। आज मुखिया सिर्फ राजू के पकौड़े तोड़ेगा। जी मुखिया जी, बिल्कुल जी। पर मुखिया जी, एक पकौड़ा हमें भी। चुप कर, छाता सीधा पकड़, हवा आ रही है। पकौड़ा खाएगा बड़ा आया, सारा तू ही खा जाएगा तो गांव का विकास कैसे होगा? राजू भी मुस्कुराते हुए लगातार पकौड़े छानने लगा। थोड़ी देर में भीड़ बढ़ने लगी थी। टपरी के एक कोने में सुखिया चाची और फेकू चंद खड़े होकर यह सब देख रहे थे। अरे फेकू भैया, तुमने सुनी का? इस राजू की टपरी पे जो चाय मिल रही है ना, उसमें ये लड़का कोई जड़ी बूटी मिला रहा है। जो एक बार पी रहा है वो पागलों की तरह दौड़ा चला आ रहा है। मेरी जेठानी की लड़की कह रही थी कि इसके पकोड़े खाकर उसके सर का दर्द गायब हो गया। धुर चाची, आप भी क्या छोटी बातें करती हैं? जड़ी बूटी तो कुछ नहीं है। असली बात जानती है क्या है? हम एक बार अमेरिका गए थे। वहाँ का जो राष्ट्रपति है ना, वो अपनी बीवी से बोला कि रतनपुर वाले राजू का पकौड़ा मंगाओ, वरना हम खाना नहीं खाएंगे। ये राजू का जो मसाला है वो सीधे विदेश से आता है, समझे? अरे फेकू भाई, तुम अमेरिका गए थे या तुम्हारी भैंस खेत चरने गई थी? जरा कम फेंको। यहाँ राजू पकौड़े में शुद्ध सरसों का तेल और घर की पिसी मिर्च डालता है, इसलिए स्वाद है। तुम्हारी अमेरिका वाली कहानी की तरह इसमें मिलावट नहीं है।